स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारा फोकस रहेगा नेचुरल गैस और जिंक पर। जबरदस्त उठापटक इन दोनों कमोडिटीज में देखने को मिल रही है। वजह क्या है और क्या कर सकते हैं आप, यहां पर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास दूसरी और कोई कमोडिटी है जिससे जुड़ा आपके पास सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। 180020097890 है हमारा नंबर। आप अपना सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सारे सवालों के जवाब, बताएंगे कमाई के तरीके। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। क्रूड की तेजी हुई हवा। ब्रेंट क्रूड $54 पर पहुंचा। घरेलू बाजार में कमजोर रुपए के बावजूद भी बना दबाव। सोने की चमक पड़ी फीकी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 11 महीने के निचले स्तर के करीब $1130 के पास हो रहा है कारोबार। घरेलू बाजार में भाव 26,900 रुपए के करीब। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी जारी। भाव 68 के करीब पहुंचे। नेचुरल गैस में तेजी का रुख। ठंड बढ़ने के साथ मांग में उछाल के आसार। भाव 2 साल की ऊंचाई के पास पहुंचे। और बेस मेटल्स में भारी भरकम गिरावट। भंडार बढ़ने के चलते कॉपर 0.5% टूटा। एल्यूमिनियम और निकल में भी खासी गिरावट। चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में कहां कुछ कैसी हलचल रही। शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ। यहां पर दबाव के साथ कारोबार रहा। 11 महीने के निचले स्तर के पास कारोबार ठंडा ही देखने को मिला। कुछ खरीद यहां पर नहीं आई। घरेलू बाजार पर भी इसका असर पड़ा। आपको वैसे बता दें कि रुपया आज डॉलर के मुकाबले कुछ कमजोर पड़ा है। बावजूद इसके भी हमने देखा सोना लाल निशान से उठ नहीं सका। दबाव यहां पर जारी रहा। इसके अलावा चांदी की अगर बात की जाए, यहां पर भी गिरावट रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी वैसे भी 8 महीने के निचले स्तर के करीब ट्रेड कर रही है। $15 के नीचे ये काफी ट्रेडिंग सेशन से है। 0.5% लुढ़क चुकी है। घरेलू बाजार भी काफी समय से 40,000 के स्तर के ऊपर ठहरने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन दबाव यहां पर भी जारी है। आपको बता दें कि क्रिसमस और नए साल में छुट्टी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमूमन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो अपनी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके हैं। कोई नई पोजीशंस नहीं बनी है। और सोने में जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बना रहा है, उसके चलते हमने लगातार देखा कि सोने में जो खरीदारी की, जो नेट लॉन्ग पोजीशंस जिसे कहते हैं, वो कटती चली गई। ईटीएफ से काफी ज्यादा निकासी हुई है पिछले कुछ समय में। इनफैक्ट अब तक $6.25 बिलियन से ज्यादा की निकासी सोने में ईटीएफ में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखने को मिल चुकी है। तो सोने चांदी का बाजार कुछ ठंडा ही रहा है। अब अगर बात करें एनर्जी कॉम्प्लेक्स की, कच्चे तेल की तरफ रुख करें, तो यहां पर शुरुआती सत्र में हमने देखा था इंटरनेशनल मार्केट में कुछ मजबूती जरूर थी। अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि कुछ ड्रॉडाउन, इन्वेंट्री ड्रॉडाउन देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद फिर से लीबिया की तरफ से आउटपुट में 6 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके चलते हमने कीमतों पर प्रेशर बनता हुआ देखा। ब्रेंट $55 के नीचे इसी वजह से आ गया है। हालांकि एक ही फैक्टर जो फिलहाल कीमतों को संभाले हुए है, वो एक होप कि ओपेक और नॉन ओपेक देश जो समझौते पर आए हैं कि वो 18 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करेंगे नए साल से जो लागू होगी। इसी सेंटिमेंट को लेकर कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। वहीं बेस मेटल्स की बात की जाए, धड़ाधड़ ये पूरे मेटल्स गिरे हैं। लगातार आज गिरावट का ही दिन रहा। लेड, निकेल, कॉपर, जिंक समेत सारे मेटल्स यहां पर 1.5 से 2% की गिरावट के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। नेचुरल गैस आज हमारे रेडार पर रहा है। इसकी कीमतों में कुछ अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। काफी ट्रेडिंग सेशंस के बाद यहां पर एक अच्छा खासा पुलबैक देखने को मिला। ट्रेडर्स का अनुमान है कि सर्दी बढ़ने की वजह से इसकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एक चेक एग्री कमोडिटी मार्केट का ले लेते हैं। यहां पर काफी भारी उठापटक देखने को मिली। इसमें अगर हम स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की बात करें, कोरिएंडर पर काफी प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। जीरा, हल्दी में भी 1% की गिरावट रही। वहीं खाने के तेलों की बात की जाए तो यहां पर खासा प्रेशर बना है। इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज लेकर हमने यहां पर दबाव बनता हुआ देखा है। इसके अलावा ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी प्रेशर आज जारी रहा। मस्टर्ड और सोयाबीन की बात करें तो यहां पर भी 1.5 से 2% तक की गिरावट अच्छी बुआई की जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है मस्टर्ड में, उसकी वजह से देखने को मिली है। चलिए अब हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के एवीपी रिसर्च अनुज गुप्ता। अनुज, बहुत स्वागत है आपका। जानेंगे आज आप कौन सी 2 एग्री कमोडिटीज को बतौर हॉट पिक्स हमारे दर्शकों के सामने रख रहे हैं।
गुड आफ्टरनून। अगर हम देखें तो हमें लगता है कि रिफाइंड सोया के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो मुझे लगता है कि रिफाइंड सोया में टेक्निकल कॉल रहेगा जहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 705 रुपये तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जीरे के अंदर भी हमने देखा है कि गिरावट का रुख बना हुआ है। इवन अगर हम पूरे स्पाइस पैक की बात करें तो वहाँ पर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो जीरा हमने चुना है जहाँ पर हमने बिकवाली की सलाह दी है। टारगेट नीचे करीबन 16,500 तक देखने को मिल सकता है। राइट चलिए, पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत है आपका। आज आपकी कौन सी दो हॉट पिक्स रहेंगी? मैं कॉपर में शॉर्ट प्रेफर करूंगा 376 के आसपास। 381 का स्टॉप लॉस रहेगा और 366 का टारगेट रहेगा। 3 से 4 दिन का व्यू है। क्रूड में बाइंग ऑन डिप्स प्रेफर करूंगा। यहाँ 3530 पे बाइंग प्रेफर करूंगा। 3630 का टारगेट रहेगा और 3480 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ भी ये 3-4 सेशन का व्यू है। राइट बीरेन, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो रिकमेंडेशन है वो कॉपर में सेल की निकल कर आई है और आज हमने देखा है पूरा बेस मेटल कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली मेटल्स में हो क्या रहा है? क्या अब आपको लगता है कि तेजी खत्म हो गई है और अब यहाँ से गिरावट कुछ समय जारी रहने वाली है? थिनली ट्रेडेड मार्केट है, थोड़ा यहाँ से गिरावट आना चाहिए। स्पेशली चाइना का जो पॉलिसी डिसीजन आया है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन के हिसाब से काफ़ी यूनिट्स इंडस्ट्रियल बंद हो रहे हैं और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो भी कट डाउन कर रहा है। मार्केट को एक एक्सपेक्टेशन स्टिमुलस का भी था, वहाँ से कोई स्टिमुलस नहीं आया है और पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी मार्केट बेहद कमज़ोर है चाइना में। तो ये सब देखते हुए और ख़ास तो जो ट्रम्प यूफोरिया जो आया था वो भी अब थोड़ा थोड़ा सबसाइड होने लगा है एंड नाताल के हिसाब से ट्रेडिंग भी थीन है। तो ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ बेसिकली नॉट अ बेयर मार्केट बट मीनिंगफुल करेक्शन ज़रूर है। तो यहाँ से फर्दर हम कॉपर को शायद 355-360 देखेंगे और भी मेटल स्पेशली जिंक काफ़ी वल्नरेबल है और भी ज़्यादा गिर सकता है। क्विकली बीरेन, अगर इसमें कमाई करनी हो क्योंकि अब मार्केट टूट रहा है, आपने कहा कि थिन ट्रेड्स भी हैं, गिरावट थोड़ा ज़्यादा जारी रहेगी, तो ऐसे मार्केट्स में मेटल्स में किस तरह से कारोबार करना चाहिए? अगर मुनाफा कमाना है अच्छा खासा सेल साइड में होके, तो वो कौन सी बेस्ट मेटल साबित हो सकती है? बेसिकली अभी प्लेन वेनिला मेरे पास कोई नहीं स्ट्रेटजी है, लेकिन एक स्प्रेड ट्रेड उभर आया है अच्छा सा जिसमें एल्यूमिनियम बाय करे और जिंक सेल करे। करंट जो स्प्रेड है कल ये 59 था, आज 55 है और ये स्प्रेड आके मैं 40-42 की उम्मीद रखता हूँ। यहाँ 5 रुपये के रिस्क पे 15 रुपये का प्रॉफिट मिले, इस तरह का ये सेटअप है। ऑलराइट, चलिए अब यहां से रुक करते हैं मंडी की खबरों का। आज हमने देखा काफी उठापटक का दिन पूरे एग्री कमोडिटी मार्केट के लिए रहा। मसालों में खासा दबाव रहा। आप धनिया की बात कर लें, जीरा या हल्दी, इन सब में 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखा। कोरिएंडर ज्यादा फिसला है। हाल फिलहाल में इस कमोडिटी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी, लेकिन एक दबाव दिख रहा है। ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स मस्टर्ड लगातार टूटता चला जा रहा है। अगर 3 हफ्ते के प्राइस होराइजन को देखें तो अब तक 13% से ज्यादा कीमतों में गिरावट यहां मस्टर्ड में देखने को मिल चुकी है। सोयाबीन की कीमतों में भी आप कह सकते हैं एक तरह से सेंटिमेंटल इंपैक्ट है। इंटरनेशनल मार्केट्स के क्यूज और घरेलू बाजार में जिस तरह का डिमांड सप्लाई का जिस तरह का रेशियो बन रहा है उसको देखते हुए सोयाबीन में भी हमने कुछ समय से एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। खाने के तेलों की बात की जाए वहां पर भी थिन ट्रेड्स ही देखने को मिल रहे हैं। ग्वार कॉम्प्लेक्स में भी हमने एक तरह से प्रेशर बनते हुए देखा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है इस समय एग्री कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए। अनुज, आज आपने खाने के तेलों में सेल की रिकमेंडेशन दी है। सामने हम देख रहे हैं कि तिलहन में भी लगातार दबाव ही बना हुआ है। ये दबाव और कब तक जारी रहने वाला है?
देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि ये दबाव अभी और जारी रह सकता है, क्योंकि हमने जो अगर हम प्रोडक्शन साइड पे जाएं तो चाहे वो ग्लोबली हो चाहे वो डोमेस्टिक हो, दोनों ही काफ़ी हायर लेवल पर दिख रहे हैं। साथ में अगर हम आरएम सीड की बात करें तो उसकी क्रॉप भी सामने खड़ी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन पैदावार दिख रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भाव है पूरे ही एडिबल ऑयल के वो नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, और नीचे आने की वजह से जो क्रशिंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि रिफाइंड सोया और क्रूड पाम ऑयल के भावों में इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है ओवरऑल, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पूरा ही जो तिलहन मार्केट है वो नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए अगर किसी को सरसों में पोजीशंस खड़ी करनी है या फिर सोयाबीन में कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है, तो वो किस तरह की हो? देखिए मुझे लगता है कि अभी मार्केट बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। हालांकि मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो एवरी राइस पर मार्केट को बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि सोयाबीन में अगर हम आने वाले दिनों में एक लेवल की बात करें तो नीचे करीबन 2900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मीन्स करंट लेवल से 70-80 रुपये की और गिरावट सोयाबीन में देखने को मिल सकती है। साथ में अगर हम सरसों की बात करें तो जो कि अभी 4243 के आसपास चल रहा है, इसमें भी करीबन हमें एक्सपेक्टेड है कि 100 रुपये तक की गिरावट करीबन 4150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस सरसों के अंदर भी बिकवाली करके चल सकते हैं। रिफाइंड का मैंने टॉपिक में दिया ही है। साथ में अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ मुझे लगता है कि नीचे करीबन 555 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पूरे ही तिलहन पैक के अंदर आने वाले 10 से 15 दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी से तिलहन और खाने के तेलों में से बचना चाहिए। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी अहम खबर का। कमोडिटी में ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत अगले महीने यानी कि जनवरी से होने के अब पूरे आसार हैं। हमसे खास बातचीत में एमसीएक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मृगांक परांजपे ने बताया कि वो टेक्नोलॉजी और सेटलमेंट जैसे मामलों पर अब पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें बस इंतजार है तो सेबी की फाइनल गाइडलाइंस का। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर काफ़ी समय से बाजार की नज़र है। आपकी तरफ से अनाउंसमेंट्स थे कि जनवरी में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की शुरुआत होते हुए देखेंगे। सो आर वी ऑनलाइन? उम्मीद तो यही है। आपने आज सेबी से भी शायद बातचीत की है, तो अब इस मुकाम पे हैं कि आखिरी जो गाइडलाइंस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। उसमें डिटेल्स होंगी कि किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसका सेटलमेंट कैसे हो। तो वो फाइनल डिटेल्स आने की बस थोड़ी सी देर बाकी है, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे सेबी को। तो हम यही सोच रहे हैं कि जनवरी में ट्रेडिंग शुरू होने की बहुत ही उम्मीदें हैं हमारे लिए भी। ओके, तैयारी किस तरह की? क्योंकि एक बहुत अलग तरह के ट्रेडिंग पैटर्न को हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। इसके सेटलमेंट को लेकर इश्यूज होने वाले हैं। ऑलरेडी हमने देखा है डेरिवेटिव मार्केट में, खासतौर से एग्री मार्केट में हमने अक्सर आए दिन बैन होते हुए देखे इन्फ्लेशन के इश्यूज़ की वजह से। गवर्नमेंट इकोनॉमी में जिस तरह के तब्दीलियाँ होती हैं, आपको लगता है कि यू आर रेडी टू फेस दोस चैलेंजेस? जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो टेक्नोलॉजी की तरफ से हम पूरी तरह से तैयार हैं, ऑपरेशंस की तरफ से हम पूरी तरह से तैयार हैं। मार्जिनिंग किस तरह हो, किस तरह से मेंबर्स के साथ मेंबर्स को क्या रिपोर्ट्स मिलेंगी, मेंबर्स के लिए क्या होगा, वो भी तैयारियां हो चुकी हैं। ऑफ कोर्स फाइनल कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स के तहत थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन वो हम ज़रूर इसी डेडलाइन में मैनेज कर लेंगे। सबसे ज़्यादा सवाल यह है कि एजुकेशन के बारे में, तो उसमें हमने दो तरह से इसको अप्रोच किया है। जो मेंबर्स हैं और मेंबर्स के साथ हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करीब मिड नवंबर से शुरू कर दिए थे। तो पिछले 30-40 दिन में हमने 50 से ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑलरेडी कर चुके हैं मेंबर्स के साथ, और हम इसी पेस पे प्रोग्राम्स करते रहेंगे। नाउ दैट आपने कहा कि कमोडिटी के बेसिस पर अब कॉन्ट्रैक्ट्स में वेरिएशन, तो क्या अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है? क्योंकि पहले बात थी कि एक नॉन एग्री कमोडिटी और एक एग्री कमोडिटी को लेकर चला जाएगा। ऑफ कोर्स जब सेबी से बात हुई उन्होंने कहा कि ये टोटली आपकी चॉइस है, ये तो सिर्फ सीडैक की तरफ से एक सजेशन था। किन किन कमोडिटीज़ को लेकर तैयारियां हैं? क्योंकि आप गोइंग फॉरवर्ड भी आप प्लान करते जाएंगे कैसे कैसे कौन कौन सी कमोडिटीज़ को उतारना है? हमारी तरफ से बुलियन, जिसमें दोनों गोल्ड और सिल्वर है, फिर कॉपर है और क्रूड है। तो नॉन एग्री सेगमेंट में हम इन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं कि लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी है, पार्टिसिपेशन बहुत वाइड है, तो इसमें हमारी तैयारी है। हमारे यहाँ पे कॉटन और सीपीओ जो 2 एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें भी बहुत अच्छी डेप्थ है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुद चाहते हैं, उन्होंने इनफैक्ट सेबी से भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इन दोनों कमोडिटीज़ में ऑप्शंस लाए जाएँ। तो हम इन 5-6 कमोडिटीज़ को देख रहे हैं और तैयारी उसी तरफ से हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कमोडिटी कॉल में शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला।
वेलकम बैक। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते, लखनऊ का रुख करते। संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। संजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मैम। संजीव जी आपका सवाल क्या है? मैम सवाल भी बस यही मैम था मेरा कि जो क्रूड का है मैम। हाँ हेलो। ओके, लगता है संजीव जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। इनका सवाल ले लेते हैं। बीरेन, इनका सवाल कच्चे तेल में है। ये जानना चाह रहे थे कि आगे जाते हुए इसके फ्यूचर प्राइसेस किस तरह रहेंगे, क्या खरीदारी की जा सकती है इसमें? टेम्पररी रेंज इसकी नाइमेक्स के हिसाब से 48-58 होनी चाहिए। इंडियन टर्म्स में ब्रॉडर रेंज इसकी 3-20, 3770 देख सकते हैं। नाताल के बाद इसमें थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए। मीडियम टर्म ट्रेंड इसका मुझे बुलिश लग रहा है और मार्केट अगर 58 के ऊपर वीकली क्लोज आएगा तो नाइमेक्स में भी 65 तक जाए। बट ये प्री कंडीशन ये है कि 58.80 के ऊपर वीकली क्लोज मिले। तो फिलहाल में शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर शॉर्ट शायद जा सकता है, बट पोजिशनल ट्रेडर को बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से मितेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मितेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाहता हूँ। मितेश जी आपकी आवाज कट रही है। आप किसी बेटर रेंज में आ सकते हैं? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। जी मैं झालावाड़ से बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अपना सवाल पूछिए। जी मैं सोयाबीन के बारे में पूछना चाहता। मैंने सोयाबीन खरीद रखा है, तो क्या सोयाबीन रखना चाहिए अब? किस भाव से लिया आपने? जी मैंने 29-51 तक खरीद रखा है। अच्छा, अनुज हमारे साथ है। अनुज, सोयाबीन का आपको आउटलुक कैसा लग रहा है? यहाँ से तो इन्होंने खरीद कर रखा है, 30 बोरी इनके पास है। आप कह रहे हैं कि यहाँ से और दबाव बनेगा, तो मुझे आप क्या रिकमेंड करेंगे? इनको अब स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए? ये फंडामेंटली तो डाउन है, बट अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड जो कि करीबन 3020, 3030 तक आ सकता है। तो उस रेंज तक मिले तो एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि नीचे भाव करीबन 2900 रुपये तक आ सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, तो जो भी बाउंस बैक मिले उसमें एग्जिट हो जाए। इनफैक्ट हम जैसे बात कर रहे हैं, सोयाबीन की कीमतें और गिरती चली जा रही है। अब हम देख रहे हैं 1.25% तक की गिरावट इसमें आ चुकी है और 2976 के पास करंट कॉन्ट्रैक्ट इस समय ट्रेड कर रहा है। औरंगाबाद से व्हाट्सएप के जरिए आशीष ने अपना सवाल हमें भेजा है। बीरेन जी, इनका सवाल जिंक मिनी में है। एक लॉट 177 रुपए 60 पैसे के भाव से उठाए हैं। तो जिंक ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस? इन्हें क्या करना चाहिए? 182 ब्रिज किया है, तो अब मुझे थोड़ा बेरिश लग रहा है। अगर 171 ब्रेक करे तो हम इसको 162 तक देखेंगे। उनको ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 171 ब्रेक करे तो उसमें से एग्जिट कर लेनी चाहिए। 2.25% नीचे इस समय जिंक है। MCX पर जिंक मेन की हम बात कर रहे हैं, 172 रुपए 70 पैसे के पास इस समय ट्रेड कर रहा है। बीरेन जी, हमने देखा था जिंक के अलावा निकेल भी एक काफी अच्छे परफॉर्मर्स में से रहा। उसके फंडामेंटल्स अभी भी जो माइंस को लेकर खबरें हैं, फंडामेंटली उसे काफी सपोर्ट कर रही हैं। आपको लगता है कि जिंक में कुछ आसार हैं, अभी भी कुछ स्टीम बाकी है कि अगर लंबी अवधि के लिहाज से कुछ इस मेटल को कोई कंसिडर करे तो मुनाफा हो सकता है? जिंक में एक पर्टिकुलर लार्ज ट्रेडर की जो लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई थी, जिसके हिसाब से हमने देखा था, अब वो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। निकल के बारे में मैं डेफिनेटली जिनका व्यू अगर 3 से 6 महीना बियॉन्ड 6 मंथ है, तो डेफिनेटली ये लो रिस्क सेफ साइड इन्वेस्टमेंट में मानता हूँ और अपसाइड ऑफ पोटेंशियल काफ़ी इसमें बाकी है। ओके, यानी कि निकेल एक ऐसी कमोडिटी है जिसे छोटी अवधि के लिहाज से नहीं, आपको थोड़ा लंबा देखना होगा। तो नए साल में अगर आप जून जुलाई तक का व्यू लेकर चलें, जैसा कि बीरेन कह रहे हैं, तब आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। पाटन से पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हमारा जीरे के बारे में सवाल है कि गए साल भी उत्पादन कम हुआ मौसम खराब होने के कारण, और ये साल भी अभी भी ठंडा नहीं है और किसानों ने गए साल नुकसान किया उभय पाक में जो खराब हुआ है। बिजाई कम हुआ है, 30% कम हुआ है।
तो ये वायदा उनका चल रहा है मंदी की ओर। चलिए अनुज से पूछ लेते हैं कि हो क्या रहा है। अनुज, आपने सुना, हमारे साथ एक किसान भाई है पटेल जी, काफी बैफल्ड है इस चीज को लेकर कि जीरे की कीमतें इतना प्रेशर में क्यों है, तो जरा इनकी प्रश्न का जवाब दीजिए। हमने 2016 में, अभी हम 2016 के एंड में हमने पूरे महीने देखा है कि पूरे साल हमने देखा था कि जीरे ने करीबन 19,000 तक की रेंज को टेस्ट किया था, जिसका जो एक मेन रीज़न था कि जो हमने क्रॉप लास्ट ईयर कम देखी थी उसके हमने प्राइस में एप्रिशिएशन आते हुए देखा था। और इसी साल अगर हम देखें तो जीरे ने लाइफ टाइम टच भी किया था, तो कहीं ना कहीं जो क्रॉप कम थी उसका यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दिया है। करंटली अगर हम देखें तो अभी भाव 17,000 के आसपास हैं, और अगर हम देखें तो आने वाले साल में जो क्रॉप बता रहे हैं वो रकबा यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो डेफिनेटली अगर हम देखें तो जो अब भाव गिर रहे हैं नीचे, वो इसी वजह से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो प्रोडक्शन अगर उसमें कुछ कमी होती है तो अगेन हम इसमें एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखेंगे। और हमें लगता है कि अगर प्रोडक्शन कम होता है तो अगेन भाव जो है वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल जो करंट सिचुएशन हमें दिख रही है वो ये है कि जो एरिया है वो यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से भाव नीचे आते हुए दिखाई दी। करंटली हमें लगता है कि भाव अभी और नीचे आ सकते हैं। नीचे अगर हम देखें तो करीबन 16,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सतारा का रुख करते सुनीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुनीता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बहुत बढ़िया। आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, क्या मैंने कॉपर के 2 लॉट बाय किए हैं 389 के रेट से। ओके, 389 पर अपने कॉपर लिया है। कॉपर काफी प्रेशर में इस समय आ गया। बीरेन, आपको सुनीता जी की पोजीशन पर क्या कहना है? उन्हें क्या बने रहना चाहिए, क्योंकि उनके प्राइस से तो बहुत नीचे आ गया है कॉपर? मैं ऐसा मानता हूं कि नॉर्मली 2% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो कॉपर कोई ट्रेड करे तो मैक्सिमम 7 रुपीज़ स्टॉप लॉस होना चाहिए। उनका ऑलरेडी 12 रुपये एडवर्स में मार्केट चल रहा है। यहाँ से निकल जाना चाहिए, डोंट वेट फॉर मच, क्योंकि ये 371 ब्रेक करेगा तो शायद 362 और वर्स्ट केस में शायद 348 तक मैं रूल आउट नहीं करता हूँ। और एट द मोस्ट बाउंस अगर आए तो भी मैं 380 के ऊपर प्राइस नहीं देखता हूँ। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले अनुज, आपका डिस्क्लोजर। देखिए, हमने यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमने क्लाइंट्स को बताई है, उनकी पोजीशन हो सकती है। वीरेन, आपके डिस्क्लोजर। मेरी भी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को एडवाइस दी, उनकी शायद हो सकती है। ऑलराइट, चलिए अनुज, वीरेन, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।